नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत स्वानुशासन एवं आज्ञाकारिता के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वानुशासन कहते किसे हैं अथवा अनुशासन किसको कहते हैं। तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, दिया हुआ है अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है आत्मनियंत्रण अथवा आत्मसंयम। इसमें व्यक्ति अथवा बालक अपने आवेगों व संवेग, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये संवेग होगा, संवेग। व्यक्ति अथवा बालक अपने आवेगों व संवेगों पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। तो स्वानुशासन मतलब स्वयं द्वारा अनुशासन। तो स्वयं द्वारा अनुशासन कैसे होगा? जब वो अनुशासन हमारे अंदर से उत्पन्न हो, अर्थात हम स्वयं से अनुशासित हों। ठीक है, इसी को हम स्वानुशासन कहते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो एक मिनट, हाँ, तो इसमें अगली स्लाइड में है कि जो स्वानुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण अथवा आत्मसंयम, तो उस अर्थ की जो व्याख्या है वो किस रूप में होती है। एक तो होता है संकुचित अर्थ उसका, और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। तो जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो संकुचित अर्थ में इसमें अनुशासन के लिए एक अधिकार पूर्ण प्रणाली को सम्मिलित करते हैं, जो संकुचित अर्थ है। मतलब इसमें जो अनुशासन उत्पन्न होगा वो किसी बाहरी दबाव के द्वारा बालक में उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है इसमें। और इस विचारधारा से जो भी विद्वान विचारक जुड़े हुए हैं वो सभी यह कहते हैं कि डंडे की सहायता से अनुशासन अच्छी प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। अर्थात जो बालक है, संकुचित अर्थ की बात हम कर रहे हैं, संकुचित अर्थ में ये माना जाता है कि जो भी अनुशासन बच्चे के अंदर हम स्थापित करेंगे या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वो क्या होगा? बाहरी दबाव से होगा, वो किसी प्रकार के भय से होगा, दंड से होगा। ठीक है, तो ये सभी लोग इस तरीके की बात करते हैं संकुचित अर्थ में। और साथ ही इनका मानना है कि एक कोटेशन है अंग्रेजी का, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अर्थात बच्चे को दुलार से सिर पर चढ़ाना और उसे बिगाड़ देना। या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये कोटेशन। और इसमें जो संकुचित अर्थ में जो अनुशासन या फिर कहिए स्वानुशासन का जो रूप दिया गया है, ये एक तरीके से नकारात्मक है, क्योंकि जब हम बाहरी दबाव के द्वारा अनुशासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक नकारात्मक रूप है, क्योंकि हम बल के माध्यम से वह व्यवहार उत्पन्न करना चाहते हैं बालक में, जो सही नहीं है। ठीक, ये तो हो गया संकुचित अर्थ। अब हम बात करते हैं व्यापक अर्थ की। तो व्यापक अर्थ में क्या है कि इसमें जो अनुशासन की प्रक्रिया है या अनुशासन स्थापित करने का जो तरीका है उसको एक सकारात्मक रूप में देखा जाता है। ठीक, और कहा जाता है कि सच्चा अनुशासन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विद्यार्थी की या फिर जो बालक है, जो बच्चा है, उसकी हार्दिक उसमें स्वीकृति प्राप्त हो। मतलब वो उसके अंदर से उत्पन्न हो, स्वयं द्वारा, वो स्वयं से अनुशासित हो। अब इसके लिए क्या करना होगा? जब बच्चा स्वयं से अनुशासित हो तो उसके लिए उस तरीके का वातावरण देना होगा, उस तरीके का माहौल देना होगा, तो वो खुद से चीज़ों को देखेगा, समझेगा और उसी तरीके का व्यवहार करने लगेगा। ठीक,
अर्थात उसे स्वयं ही अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती से हम उसे अनुशासित करें कि नहीं आप यही व्यवहार करें, ये व्यवहार ना करें। तो व्यापक अर्थ में यही है कि उसे उसके स्वयं के अनुभव से आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम या स्व अनुशासित होने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। एक बात यहाँ पे और हम देखेंगे, इसको बंद कर दूं 1 मिनट। एक बात यहाँ पे और हम देखते हैं, जब हम ये मान रहे हैं, संकुचित अर्थ में मान रहे हैं कि यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है, और व्यापक अर्थ में मान रहे हैं कि अनुशासन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो संकुचित अर्थ है उसमें मान रहे हैं कि ये नकारात्मक है, ठीक। और व्यापक में हम मान रहे हैं कि ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक। ये मान रहे हैं हम। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, हम पहले को देखें। अगर संकुचित में नकारात्मक मान रहे हैं, तो अब इसमें होगा क्या, नकारात्मक हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसमें जो अनुशासन स्थापित करने का तरीका है, इसमें हम अपना रहे हैं क्या, दंड। हम बच्चे से कहते हैं कि आप इस तरीके का व्यवहार करिए, नहीं तो हम आपको दंड देंगे, या कहते नहीं है, दे देते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, नकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बालक जो है तनाव की स्थिति में रहता है। भाई जब वो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से कोई काम अगर नहीं कर रहा है, स्वयं अनुशासित नहीं हो रहा है, अगर हम फोर्सफुली उसको कुछ करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तनाव की स्थिति होगी। उसमें क्या होगा, दबाव होगा, दबाव की स्थिति बनेगी। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये नकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दंड की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा है। उसकी जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा है, इच्छा का हम क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, ठीक। ये सारी स्थिति यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि ये नकारात्मक प्रक्रिया है। अगर हम आगे बढ़े, हम सकारात्मक प्रक्रिया को देखें, अगर जो व्यापक अर्थ है, ठीक। तो सकारात्मक हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम सहानुभूति की बात कर रहे हैं, इसमें हम उसकी स्वीकृति, जो उसका मन करे वो काम करे, वो उसकी स्वीकृति की बात कर रहे हैं बच्चे की। इस प्रक्रिया में हम मान रहे हैं कि वह अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण स्थापित करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सकारात्मक मान रहे हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर पुनः वहीं पे जहाँ पर हम थे। ये तो हो गया मोटा मोटी संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। अब अगर हम आगे बढ़ें तो स्वानुशासन की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसा कि स्लाइड में आपको दिख भी रहा है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक। इसमें एक टीपी नंद महोदय हैं, उनके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति की प्रवृत्तियों, भावनाओं एवं शक्तियों का नियमों के अनुसार ढालना सम्मिलित है, जिसमें अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था, ये व्यवस्था थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था, अपव्यय के स्थान पर मितव्ययता तथा प्रभावहीनता के स्थान पर कुशलता लाई जा सके। ये टीपी नंद महोदय करते हैं। अगली परिभाषा है वीके जोशी महोदय की। इनके अनुसार क्या है स्वानुशासन अथवा अनुशासन? ये कहते हैं कि अनुशासन एक शिष्ट आचरण है जो सामंजस्य, आनंद, उत्तरदायित्व के उच्च प्रकार का बोध, बड़ों के प्रति आदर का भाव, व्यवस्था के प्रति प्रेम, नियमितता के साथ कर्तव्य पालन, दूसरों की सहायता करने की इच्छा तथा विषम परिस्थितियों में मानसिक संतुलन में सहायक हो सकेंगे। तो ये दो विद्वान हैं जिनकी हमने परिभाषा दिखाई और पढ़ा भी,
ठीक, तो ये स्वानुशासन की बात करते हैं और अपने विचार यहाँ पे देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ठीक, तो एक तो है अनुशासन का दमनात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रभावात्मक सिद्धांत और तीसरा है मुक्त सिद्धांत। तो इसको हम समझते हैं कि दमनात्मक सिद्धांत क्या है। दमनात्मक सिद्धांत जिन विद्वानों ने दिया उन लोगों का मानना है कि अनुशासन भय व कठोर नियमों के द्वारा ही लाया जा सकता है। और इस जो दमनात्मक सिद्धांत है इससे संबंधित जो विद्वान हैं वो ये मान रहे हैं कि अनुशासन भय व कठोर नियमों के द्वारा लाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में बालक को जरा सा भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए और साथ ही उनकी हर पल जो उनकी गतिविधि है उस पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण रखिए, जो आपके द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों को कि उनसे मतलब पालना करवाइए। ठीक है, और उनके अंदर कुछ आदतों का आप निर्माण कराइए जो आप चाहते हैं जिस तरीके से। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है प्राचीन विचारधारा पर आधारित है, जो यह मानती है कि यदि हम बालकों को सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमें जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, मतलब बच्चे की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण रखना होगा, ये लोग मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम उस पर नियंत्रण रखेंगे मतलब उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है एक तरीके से इनकी विचारधारा के अनुसार। तो ये मान रहे हैं कि हमें उसकी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा, वह उसके चिंतन एवं व्यवहार को, जब हम उसकी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रख लेंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने मन माफिक जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से उसके चिंतन एवं व्यवहार को हम मोड़ देंगे, जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में मोड़ देंगे। ठीक, इनका ये कहना है। अब दूसरे की बात करते हैं। ये जो विचारधारा है प्रभावात्मक, ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। ठीक, मुख्यतः यह आदर्शवादी ये जो प्रभावात्मक है ये आदर्शवादी विचारधारा है। जो आदर्शवाद आप लोग पढ़ते होंगे किसी पेपर में। ठीक है, तो ये आदर्शवादी विचारधारा है। इनका यही मानना है कि अध्यापक द्वारा छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी मान रहे हैं कि अध्यापक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह बच्चे को जिस रूप में परिवर्तित करना चाह रहा है उस तरीके का वो माहौल दे। ठीक, और साथ ही उसकी जो योग्यता है, चरित्र, व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि वो बच्चों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो। इनका मानना यही है कि एक टीचर होगा, चूँकि बच्चे टीचर को देखते हैं और जिस तरीके का टीचर का व्यक्तित्व होगा, चरित्र होगा, व्यवहार होगा, तो बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। तो इनका मानना है कि आप स्वयं ही उस तरीके का बन जाइए जिस तरीके का आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण करेंगे और जब आप उस तरीके के हैं तो आपका अनुकरण करके उसी तरीके का वो बन जाएंगे। यहाँ तक तो हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा। अब अगला देखते हैं हम, मुक्त सिद्धांत जो है, मुक्त सिद्धांत अथवा मुक्तात्मक सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि बालक को स्वतंत्र या मुक्त रूप से छोड़ दीजिए, न तो उसके सामने कोई आदर्श प्रस्तुत कीजिए, न तो उस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव डाल के उसके अंदर परिवर्तन लाइए, उसको एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ठीक, अब जब स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये सिद्धांत क्या मानता है कि
बालक का अच्छा होना या बुरा होना उसकी जन्मजात विशेषताओं पर निर्भर करेगा। मतलब उसकी जन्मजात विशेषता मतलब उसकी प्राकृतिक जो गुण होंगे उसके अनुसार वो विकसित होगा। अगर प्राकृतिक गुण उसके अंदर बुरा होने का है तो वो बुरा हो जाएगा, अच्छा होने का है तो अच्छा हो जाएगा। तो जिस तरीके की उसकी जन्मजात विशेषताएं होंगी उस पर निर्भर करेगा कि वह अच्छा होगा या बुरा होगा। इसीलिए हमें बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और उसमें इस विचारधारा के लोग फिर आगे उसी में कहते हैं कि उसमें नैतिकता व मूल्यों का विकास या तो स्वतः हो जाएगा या तो फिर दिव्य शक्तियाँ उसे इस प्रकार के विकास हेतु प्रेरित करेंगी। तो कहने का मतलब जो मुक्त या मुक्तात्मक सिद्धांत है इसका यही मानना है कि बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, उसके सामने जैसी परिस्थिति होगी उसका वो सामना करेगा, उसको झेलेगा, उससे अनुभव प्राप्त करेगा और उस अनुभव के पश्चात उसमें अनुशासन या स्वानुशासन की प्रवृत्ति विकसित होगी स्वयं के द्वारा। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक छोटा जब बच्चा होता है, जब कोई लैंप या कुछ भी जल रहा होता है तो उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है और उसको छूने का प्रयास करता है बार बार। तो छूने के क्रम में उसको अब अगर हम मना करेंगे तो वो रुकेगा नहीं जब तक उसको छू न ले, क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति है कि अगर वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उत्तेजित हुआ तो वो उसके पास जाएगा। मान लीजिए उसके पास गया, उसको छुआ और तुरंत उसका हाथ जला, उसने अपना हाथ खींच लिया तो उसको इस बात का ज्ञान हो गया कि अब अगली बार से हमको इसको नहीं छूना है। ठीक है, अगली बार से हमको इसको नहीं छूना है। इसी की बात ये मुक्त सिद्धांत जो है, मुक्तात्मक सिद्धांत के द्वारा जो लोग अनुशासन की बात करते हैं वो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं कि बच्चा खुद के अनुभव से सीख जाएगा और अगली बार नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल इसमें देखिए, मान लीजिए आपके घर में खिड़कियों में कांच लगा हुआ है। अब छोटा बच्चा क्या है कि कांच को तोड़ दिया, तो मुक्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि कांच अगर टूट गया है, ठीक है, जब ठंडक के दिन में ठंडी हवा आएगी, जब उसको ठंड लगेगा तो अगली बार से वो समझ जाएगा कि हमको ये कांच का शीशा नहीं तोड़ना है, नहीं तो हो सकता है जाड़े के दिन में हमको ठंडक लगे। तो इनका कहना है कि बच्चे को एकदम प्राकृतिक रूप से छोड़ दीजिए, वो प्रकृति से सीखेगा और प्रकृति से सीख के ही वो स्वयं द्वारा अनुशासित होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी, अगर इसके हम विपक्ष में अगर बात करें या फिर इनके सिद्धांत को सही नहीं ठहराएं तो कुछ बातें हम कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको तैरने नहीं आ रहा है और इनके सिद्धांत के हिसाब से अगर हम बात करें और आगे बढ़ें तो उसको नदी में हम छोड़ दें, वो पहली बार में तो तैरना सीख नहीं जाएगा, डूब जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ पे ये सिद्धांत फेल हो जाता है। मतलब इसमें जो तीनों सिद्धांत हैं, दमनात्मक सिद्धांत, प्रभावात्मक सिद्धांत या मुक्तात्मक सिद्धांत, तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं और इसकी अपनी अलग अलग प्रकार से आलोचनाएं हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यही था अंतिम स्लाइड। अब इसमें अगर किसी को कोई समस्या होगी तो पूछेगा, नहीं तो मोटा मोटी स्वानुशासन और आज्ञाकारिता उससे जुड़ा हुआ ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।